नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली इंडिया और यूएस ने आपस में एक एमओयू साइन किया है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो एमओयू साइन किया गया है आईपी को लेके, इसको लेके क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो कि यहाँ पे भारत को हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि भारत के कई सारे इंडस्ट्रीज़ को, कई सारे लोगों को हो सकती है। एंड सेकेंडली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ स्लाइटली रिलेटेड इशू जो कि जुड़ा हुआ है स्पेशल 301 रिपोर्ट के साथ, ठीक है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इवन दो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये जो एमओयू साइन किया गया है इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है स्पेशल 301 के साथ, तो ऐसा नहीं है। ये गलती ना करें। जो अभी एमओयू साइन हुआ है इसको लेके कुछ एडवांटेजेस हैं वो अलग हैं, इसके कुछ पहलू हैं वो अलग हैं, और ये स्पेशल 301 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं ये जो नया एमओयू साइन हुआ है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें एक कोर्स है 1000 MCQs हिस्ट्री का। इस कोर्स में आप एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक के सभी चीज़ों को क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिए। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी, न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है, इनफैक्ट कल ही ये न्यूज़ सामने आई थी। इसकी जो साइनिंग है ये पहले हो चुकी थी लेकिन रिलीज ये न्यूज़ बाद में हुई है। इंडिया एंड यूएसए साइन एमओयू ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन, राइट। अब यहाँ पे ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कोऑपरेशन के लिए एमओयू था, इसका अप्रूवल असल में हमारे कैबिनेट ने फरवरी में ही दे दिया था, लेकिन इसको लेके जो प्रॉपर साइनिंग थी वो अब जाके हुई है 8 महीने के बाद, जब इंडिया के डीपीआईआईटी सेक्रेटरी डॉक्टर गुरुप्रसाद मोहपात्रा एंड यूएसपीटीओ के डायरेक्टर एंड्रे आंसू, इन्होंने यहाँ पे दोनों ने मिलके इस पर्टिकुलर एमओयू को साइन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने डीपीआईआईटी के ट्विटर हैंडल से उठाई हैं इमेजेस। ओवर हेयर वी हैव द इंडियन सेक्रेटरी एंड ओवर हेयर वी हैव द यूएस रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो इस इमेज में इन्होंने दिखाया है, वर्चुअल में इन्होंने दिखाया है किस तरीके से इंडिया यूएस के साथ हाथ मिला रही है और इस अग्रीमेंट को साइन कर रही है। नाउ बात करते हैं कि ये एमओयू बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया, ये जो एमओयू है ये साइन किया गया है बिटवीन दी कॉमर्स मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये वही वाला डिपार्टमेंट है जिसका पुराना नाम था DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको कि मर्ज किया गया था एक और डिपार्टमेंट के साथ जो कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके हमारा नया डिपार्टमेंट तैयार किया गया था DPIIT, एंड वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी कि USPTO। नाउ ये मैं आपको ऑफिसेस इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके जब हम स्पेशल 301 रिपोर्ट की बात करेंगे। और ये वाला जो एमओयू है इसका मेन मुद्दा बेसिकली यही है कि इस एमओयू के आधार पे दोनों कंट्रीज आपस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना चाहती हैं। नाउ इस एमओयू के क्या क्या फायदे होंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस एमओयू को साइन करने के बाद अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने कहा है एमओयू विल गो अ लॉन्ग वे इन फॉस्टरिंग द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू बोथ द कंट्रीज सो दैट दोनों एक कंट्री दूसरी कंट्री से बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ सके विच आर फॉलोड इन अदर कंट्री, ठीक है। ऑल्सो ये काफ़ी बड़ा स्टेप होगा इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल इनोवेशन एंड विल फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल IPR पॉलिसी 2016। आपको ध्यान होगा 2016 में इंडिया बिकेम वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने अपनी एक एक्सक्लूसिव विशेष रूप से IPR को लेकर नीति जारी की थी, जिसके चलते इंडिया ने अपने ऑब्जेक्टिव्स और विजन को क्लैरिफाई किया था कि हमारा क्या बेसिकली विजन है आगे जाके व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे ये जो एमओयू साइन किया गया है बिटवीन वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके साथ हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आगे जाके ग्लोबल इनोवेशन में काफ़ी अच्छे प्लेयर बन सकें और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूएसए में फॉलो होती हैं उससे भी यहाँ पे सीख सकें। फर्दर किस तरीके से किस माध्यम से इस एमओयू के थ्रू हमारी आईपी कोऑपरेशन बेहतर होगी, इसका पूरा विवरण भी किया गया है। यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो एमओयू साइन हुआ है इसके थ्रू एक्सचेंज और डिसेमिनेशन होगा ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज ऑन आईपी अमंग द पब्लिक।
साथ ही में इंडस्ट्री के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। सो आपने कई बार देखा होगा कि होता क्या है कि मान लीजिए किसी R&D इंस्टीट्यूट ने कोई अच्छी रिसर्च की है, लेकिन उसका जो हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन है वो एग्जैक्टली इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। सो इस चीज़ की जो कमी है ये कहीं ना कहीं इस MOU के थ्रू पूरी हो सकती है, बिकॉज बेस्ट प्रैक्टिसेस अब एक्सचेंज होंगी इन इंस्टीट्यूट्स के आपस में भी। ऑल्सो यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि जो MSMEs होती हैं, या फिर हम बात करते हैं SMEs की, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की, इन तक भी यहाँ पे IP की जो चीज़ें हैं पहुँचनी ज़रूरी हैं, बिकॉज ये वाली इंडस्ट्रीज अक्सर इन चीज़ों से परे रह जाती हैं। और ये होगा कैसे? दिस विल हैपन थ्रू पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स, जो कि अब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इस MOU के तहत। साथ ही में कई सारी कोलैबोरेशंस होंगी इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे, टेक्निकल एक्सचेंजेस भी होंगे, आउटरीच एक्टिविटीज़ भी होंगी। सो इसमें कई सारे लोग इंडिया से US जाएंगे, US से इंडिया आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ों का आदान प्रदान होगा, जिसके चलते यहाँ पे नई नई प्रैक्टिसेस, नई नई एक्टिविटीज़ हमें सीखने को मिल सकती हैं। फर्दर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 आता है, जिसमें MOU प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन प्रोसेसेस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर फॉलोइंग थिंग्स। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये कई तरीके की होती है, केवल एक तरीके की नहीं होती। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि IP इज़ लिमिटेड टू पेटेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। IP कई तरह की होती है। मैंने आपके सामने जो टाइप्स ऑफ IPR दिखाई हैं वो ऑलमोस्ट 6 टाइप्स की IPR आप देख सकते हैं। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क्स क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, एंड ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है। हर चीज़ का अपना अपना अलग मतलब है, हर चीज़ की अपनी अपनी अलग यूटिलिटी है। सो इस चीज़ को लेके भी अवेयरनेस क्रिएट करनी, इस चीज़ को लेके भी जागरूकता बढ़ानी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि ये हमारी IPR पॉलिसी का भी था जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये वाला जो MOU है इसमें भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि MOU के थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और लोगों को इस बारे में बताएंगे कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको लगता है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी बन सकती है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन से ऑफिस में जाना है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी इस पर्टिकुलर MOU के थ्रू। ये वाला जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें चाइना और USA में जो नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल होते हैं एक साल में, उसकी मात्रा एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही ज़्यादा है। USA इज़ वन ऑफ ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पेटेंट्स फाइल होते हैं, सेकंड नंबर पे चाइना आती है और इंडिया बहुत पीछे आती है। सो इवन दो हमारी GDP इतनी ज़्यादा है, इवन दो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इवन दो हमारे यहाँ पे इनोवेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन उस इनोवेशन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। सो इसी के चलते इन सब चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, तो वेरी ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूँगा। पेटेंट्स के केस में क्या होता है कि पेटेंट्स प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन। आपने कुछ नई चीज़ निकाल दी जो कि अभी तक नहीं हुई थी आज तक, सो उस इन्वेंशन को आप पेटेंट कराना चाहते हैं। सो आप होल्डर हैं, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि आप किसी और को बोल सकें कि ना तो वो सेल कर सकता है, ना उसको बना सकता है, ना उसको वो किसी और को बेच सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड। नॉर्मली ये पीरियड 20 साल का होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये पीरियड 20 साल का होता है। फिर कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट का जो सीन आता है ये बेसिकली आता है कोई लिटरेरी वर्क में या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क में। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर बनाई गई, ठीक है, कोई किताब लिखी गई, अब इस किताब को कोई और इंसान यहाँ पे रीपब्लिश नहीं कर सकता है अपने नाम के अंडर, या फिर कोई मूवी है तो उसको रीपब्लिश नहीं कर सकता है अपने नाम के अंडर। इवन ये चीज़ यूट्यूब वीडियोज़ में भी आजकल एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे कॉपीराइट एप्लीकेबल होता है कि आपकी वीडियो को कोई और इंसान डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकता है अपने नाम पर। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क्स। आई एम श्योर ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर एक छोटा सा लिखा होता है TM करके, ठीक है। सो ये जो TM लिखा होता है इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्टिव साइन है विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ वन बिजनेस फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, और ये अक्सर ब्रांड्स के साथ जुड़ा होता है। सो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं किसी नॉर्मल किराना की दुकान से, तो कई बार आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके ऊपर ट्रेडमार्क लिखा होता है, यानी यहाँ तक कि साबुन या तेल जैसी चीज़ों के ऊपर भी आपको ट्रेडमार्क दिख जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी ने अपने फॉर्मूला के हिसाब से बनाई है जो कि वो किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। इसके बाद डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपकी चीज़ के
अपीयरेंस या फिर एस्थेटिक स्टाइल को, वो उसकी फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन वो किस तरीके से दिखती है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। देन वी हैव डेटाबेस, ये सबसे रिसेंटली एडेड चीज़ है बिकॉज ऑनलाइन चीज़ों के चलते जो डेटाबेस भी अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी है। सो डेटाबेस राइट्स बेसिकली प्रिवेंट्स कॉपिंग ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं गूगल की, अगर गूगल का बहुत बड़ा डेटाबेस है, मान लीजिए कोई और कंपनी उसको कॉपी करने की कोशिश करती है, तो उस केस में गूगल उस पर डेटाबेस इन्फ्रिंजमेंट का केस डाल सकती है बिकॉज वो गूगल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली वी हैव ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट्स भी होती हैं जो कि कई बार इस चीज़ का जिक्र आपने सुना होगा WTO के संदर्भ में। तो ट्रेड सीक्रेट्स ऐसी होती हैं, ये या तो फॉर्मूला है या कोई प्रैक्टिस है या प्रोसेस है जिसके आधार पे जो बिजनेस है वो एक एडवांटेज गेन कर रहा है किसी और बिजनेस के ऊपर, और अक्सर इन ट्रेड सीक्रेट्स को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। सो ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दायरे में फॉल करती हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इंडिया जैसी कंट्री में या फिर कई और देश ऐसे हैं जहाँ पे इसके बारे में, इसकी प्रोटेक्शन के बारे में, इसकी एनफोर्समेंट के बारे में, किस तरह की राइट्स होती हैं, लोगों को नहीं मालूम है। इनफैक्ट अगर आप तुलना भी करें तो इंडिया के केस में भी ऐसा है कि साउथ इंडिया में जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, जिसके चलते नॉर्थ इंडिया यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज पे भी है। सो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है एज पर दिस पर्टिकुलर MOU। इसके बाद यहाँ पे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स, जिसके थ्रू हमारा न्यू डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स इन IP एंड प्रोसीजर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ IP ऑफिस सर्विसेज। सो ये जो IP ऑफिस सर्विसेज हैं ये भी इंडिया में काफ़ी बड़ा लकूना है। अगर आप देखें आज की डेट में भारत में IP को लेके ज़्यादा ऑफिसेज ही नहीं हैं, ठीक है। केवल एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है जो कि दिल्ली में काम करती है, इसके बाद कुछ ऑफिसेज चेन्नई में हैं। इसके अलावा भारत भर में IP को लेके ऑफिस सर्विसेज भी उपलब्ध नहीं है। सो इस चीज़ का भी फ़ायदा आगे जाके टाइम में देखने को मिलेगा वंस दिस MOU हमें एप्लीकेबल फाइनली हो जाता है। एंड फाइनली इसमें एक और बड़ी चीज़ आती है, IP एक अलग चीज़ होती है, एक होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज जैसी चीज़ों के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को लेके भी जो इश्यूज़ हैं इसमें भी कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात चलाई जाएगी। सो फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ कंट्रीज़ ने कई बार ऐसा किया है कि हल्दी जो भारत में एक नेचुरल रेमेडी मानी जाती है, होम रेमेडी मानी जाती है, मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध दे जाता है। तो कई सारी कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने कोशिश की है कि हल्दी को पेटेंट कर देते हैं, लेकिन उस केस में भारत ने हमेशा इस चीज़ को ये कहा है कि ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप इसको पेटेंट नहीं कर सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें भी होती हैं और इन चीज़ों को लेके भी अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है बिटवीन कंट्रीज। सो ये वाला जो MOU है इसके थ्रू ये भी मालूम हो सकता है कि ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने का एक अच्छा मंच मिल सकता है थ्रू दिस पर्टिकुलर MOU। नाउ ये तो वो चीज़ें हैं जो कि इस MOU में साइन हुई हैं, लेकिन ऑन अ सेपरेट नोट मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। नाउ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कई सारे लोग हैं जो इसको इंटरफेयर करते हैं या इंटरमिक्स करते हैं विद द MOU, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है इसमें USA ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 2014 से सिनारियो सेम ही है, ठीक है। इंडिया तब से लेके अभी तक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में ही है। ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या है, इसमें इंडिया को क्यों रखा गया है, इसके पीछे की अलग कहानी है, मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे US का एक ऑफिस है जिसका नाम है USTR, ठीक है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से ऑफिस है, जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम होता है स्पेशल 301 रिपोर्ट। और इस पर्टिकुलर स्पेशल 301 रिपोर्ट में USA ने इंडिया को प्लेस किया हुआ है अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। क्यों? बिकॉज एज पर USTR उनको लगता है कि इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी वीक है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को इस लिस्ट में रखा गया है। आपको यहाँ पे ये बता दूं कि US में आज भी ये माना जाता है कि इंडिया के पेटेंट लॉज उतने अच्छे नहीं हैं, और यहाँ पे ये जो लिस्ट होती है इसमें असल में 4 तरह की कंट्रीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाए जाते हैं। सैंक्शंस नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनके साथ किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज नहीं होता है। जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर खास नज़र रखी जाती है। सो इंडिया इस वाली लिस्ट में है, और इसमें चाइना भी है, उसके बाद इंडोनेशिया भी है, कुवैत भी है, रशिया भी है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया, चिली, वेनेजुला, कई सारी और कंट्रीज़ हैं।
लेकिन इंडिया को भी इस लिस्ट में रखा गया है। और इसमें हमारा जो रीजंस हैं वो कुछ और है, क्योंकि इंडिया में मूवी पायरेसी होती है, इंटरनेट को लेके पायरेसी होती है, ठीक है, कई सारी वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में उनको एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स का है और कंपल्सरी लाइसेंसिंग का है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़े बड़े इशूज़ हैं। हम उनकी डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे केवल आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये एक अलग ऑफिस करती है जो कि USTR है, और इसमें इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है बिकॉज ओवर द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका इस करंट MOU के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये केवल आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे पेश किया था। सो एट द एंड हम यही आशा करते हैं कि जो ये MOU साइन किया गया है इसके थ्रू कई सारे जो फायदे हैं वो इंडिया को मिल सकें और इंडिया भी एक ग्लोबली इनोवेशन में आगे बढ़ सके। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।